मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को आर्थिक मामलों की बिल्कुल भी समझ नहीं। मोदी जी इकोनॉमी को फेल करने में लगे। देश की इकोनॉमी को मोदी जी के शासन में चलते हुए गर्त में जा चुकी है। आप टैक्स स्लैब को चेंज करके आप जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। देश के आम नागरिक को, देश के व्यापारियों को टैक्स के बोझ के नीचे दबाया जा रहा है। महंगाई भी बढ़ गई, आज व्यापारी भी दुखी है, हर ट्रेडर्स दुखी है, क्योंकि जीएसटी के नाम पे देश के लोगों को लूटा जा रहा है। जनता को भी लूट रहे हैं, व्यापारियों को भी लूट रहे हैं। नमस्कार साथियों, नवराजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। देश में आजकल एक लंबे समय से उथल पुथल चलती हुई आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मोदी जी ने लाल किले से एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि जो जीएसटी है उसकी लोगों को सौगात दी जाएगी, आने वाले समय में जीएसटी कम हो जाएगी। हालांकि ये कम वाली चीज़ें तो हुई, लेकिन इसको इनडायरेक्टली लोगों पे ही असर पड़ा, क्योंकि जो कपड़ा जिसे लोग पहनते हैं और कई ऐसी चीज़ें थीं जिन पे कम किया, तो कपड़े के ऊपर जो था ये जीएसटी जो है बढ़ा दी गई है। तो इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर से लोग जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो जीएसटी थी कपड़े पर, वो घटने की जगह बढ़ गई है। 2500 रुपये तक वाले जो कपड़े थे, अब वो 18% के जीएसटी में आ गए हैं, और ये त्योहार से जस्ट पहले हुआ है। देखिए, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को आर्थिक मामलों की बिल्कुल भी समझ नहीं है, और मोदी जी इकोनॉमी को फेल करने में लगे। देश की इकोनॉमी को मोदी जी के शासन में चलते हुए गर्त में जा चुकी है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर, उसको भी बिल्कुल इकोनॉमी की नॉलेज नहीं, इकोनॉमी की समझ नहीं है। और जो जीएसटी की बात कर रही हैं, ये एक तरीके से जो पहले भी लोगों ने कहा था और देश के लोगों ने कहा कि गब्बर सिंह टैक्स है। आप टैक्स स्लैब को चेंज करके आप जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। सच्चाई ये है कि जीएसटी आने के बाद से देश के लोगों को टैक्स की चारों तरफ से मार पड़ रही है। आदमी इनकम टैक्स भी दे रहा है, कोई प्रोडक्ट लेता है उस पर भी टैक्स देता है, हर चीज पे टैक्स है। उस टैक्सों के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर फिर एक जीएसटी है। तो चारों तरफ से देश के मिडिल क्लास को, देश के आम नागरिक को, देश के व्यापारियों को टैक्स के बोझ के नीचे दबाया जा रहा है। और जीएसटी स्लैब जब इन्होंने कहा कि हम इसको दोबारा से ठीक करेंगे, तो ठीक करने का मतलब ये था कि ठीक होता, देश के व्यापारियों के हित में होता, देश के लोगों के हित में होता। ठीक करने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट में महंगाई कम होती, मार्केट में व्यापार बढ़ता। लेकिन ठीक करने के बाद फिर वही के वही हालात है, महंगाई भी बढ़ गई, आज व्यापारी भी दुखी है, हर ट्रेडर्स दुखी है, क्योंकि जीएसटी के नाम पे देश के लोगों को लूटा जा रहा है। जनता को भी लूट रहे हैं, व्यापारियों को भी लूट रहे हैं। आज हालात ये हो चुके कि देश में जो इंडस्ट्रीज है, जो व्यापार है, वो व्यापार करने वाले लोग, इंडस्ट्री चलाने वाले लोग अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हैं। व्यापारी अपना व्यापार बंद करने को मजबूर हो गया है, क्योंकि आपने जीएसटी के ऐसे जंजाल में पूरे देश को उलझा दिया है कि आज पूरे का पूरा देश दुखी है, आज लोग दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं। अभी आपने बात करी कपड़ा व्यापारियों की। कपड़ा व्यापारी कब से कह रहे हैं कि जीएसटी का जो आपने स्लैब उनके ऊपर पहले लगाया था वो भी गलत था, ये भी गलत है। जो आम नागरिकों से जुड़ी जो भी चीजें हैं, वो दवाई हो, वो मेडिकल इक्विपमेंट हो, वो कपड़ा हो, वो खाने पीने की चीजें हो, जो भी रोजमर्रा की वस्तुएं, इन पे आपको कोई भी टैक्स लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स दिया जा रहा है। ऑलरेडी एक चीज का कई बार टैक्स होता है। एक माचिस भी हम लेते हैं ना, उस माचिस का भी टैक्स एक आदमी को देना पड़ता है। आपने टैक्स को कई बार ले रहे हो, और उस नतीजा क्या हो रहा है कि एक प्रोडक्ट का आपने एक जगह टैक्स दिया, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, फिर व्यापारी ने जीएसटी दिया, फिर हमने जब लिया तब जीएसटी कटवाया। पूरे एक तरीके से आपने पूरे सिस्टम को ऐसा उलझा दिया उस टैक्सेस के बीच में कि उस टैक्सेस के बीच में आम आदमी मर गया, व्यापारी मर गया। आज व्यापारी की कोई नहीं सुन रहा, आज पूरा देश खिलाफ है। लेकिन क्योंकि मोदी जी तो एक तरीके से वैसे शासक हैं, मगर मैं अगर कहूँ कि वो डिक्टेटर हैं, वो तानाशाह हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप से देश को चलाना चाहते हैं, वो तानाशाही से देश को चलाना चाहते हैं। और अभी तो बहुत बड़ा इन्होंने किसानों के साथ धोखा करा। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप
हमारी चीज़ों पे वहाँ पे 50% टैक्स लगा रहे हैं, 50% टैरिफ लगा रहे हैं, और वहाँ से आने वाला जो कपास है उसकी उन्होंने ड्यूटी खत्म कर दी, 0% ड्यूटी कर दी, सारे टैक्स हटा दिए कि जो अमेरिका से कपास इंडिया आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। उसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारे देश का जो कपास पैदा करने वाला किसान है वो मर गया, क्योंकि हमारे देश के कपास से सस्ता कपास तो अमेरिका का पड़ रहा है, और पहले उसकी इन्होंने ड्यूरेशन रखी कि हम उसको 30 सितंबर तक करेंगे, फिर उसको दिसंबर तक बढ़ा दिया। तो अरविंद जी ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही कहा था कि मोदी जी को आर्थिक मामलों की समझ नहीं है, और आज ऐसे समय पे जब अमेरिका हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन इतना ज़्यादा डाल रहा है, अमेरिका के 50% टैरिफ की वजह से आज क्या हुआ, आज पूरी की पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, सिल्क इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई, सारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई। सिर्फ अमेरिका के एक डिसीजन की वजह से देश में लाखों लोगों के रोजगार चले गए, देश में लोगों का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान एक ही दिन में हो गया, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर्स पहले से लिए हुए थे, और ऑर्डर्स जिस रेट पे लिए थे अब क्योंकि डिलीवरी करनी उनका एग्रीमेंट है, अचानक ट्रम्प साहब ने 50% टैरिफ लगा दी, यहाँ पे लोगों के घर उजड़ गए, लोग बर्बाद हो गए, बिजनेसमैन बर्बाद हो गए। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी अमेरिका के से जो सामान आ रहा है उस पर टैक्स खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प 50% टैरिफ लगा रहा है। पूरी की पूरी आज इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है। आज इकोनॉमी का यह हाल है कि आज हमारे देश, जो मोदी जी खुद कहते थे कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो सरकार की भी कीमत गिरती है, तो आज मोदी जी के राज में रुपया आज अपने सबसे न्यूनतम स्तर पे है, और जिस तरीके के हालात हैं आज हमारी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में वीक हो रही है। ये कहने की बात करते हैं कि जी हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप इसलिए कह रहे हो कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर पर कैपिटल इनकम की बात करोगे, पर कैपिटल इनकम के अगर क्राइटेरिया को आप लोगे तो हम यहाँ तक कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से भी बहुत पीछे चले गए हैं। सर एक ये भी चीज़ आई कि अभी हमने लोगों का इंटरव्यू लिया और ज़मीनी स्तर पर हमने जायज़ा लेके आए, जहाँ पर लोगों ने कहा कि हमारी तो मजबूरी बनाई है क्योंकि हमारा जो अभी एक विपक्ष है वो मजबूत नहीं है। तो क्या ये भी वजह है कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसे जो रूल है वो ला पा रही है कि उन्होंने कहा कि पहले 2 रुपए भी बढ़ जाते थे तो ऑटो पर उसके प्रचार होते थे, लोग सड़कों पर उतर आ जाते थे और सभी चीज़ें हो जाती थी। आज जो पेट्रोल है वो 100 रुपए हो जा रहा है। देखिए हो क्या रहा है कि देश में डिक्टेटरशिप चल रही है जी। तानाशाह शासन क्या होता है? तानाशाह शासन यही होता है कि तानाशाही के शासन में जनता की नहीं सुनी जाती, तानाशाही के शासन में विपक्ष की नहीं सुनी जाती, तानाशाही के शासन में यही होता है जो सरकार कहती है वो आपको मानना पड़ता है। अगर आप सरकार से असहमत होगे, अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके खिलाफ झूठे केस दर्ज कर दिए जाएंगे। और 2014 से जब से मोदी सरकार आई यही देश में हो रहा है कि जो भी मोदी सरकार से देश में बढ़ती महंगाई पर सवाल पूछता है, देश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल पूछता है, देश की डूबती अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछता है, जो कोई भी सवाल पूछता है उसके खिलाफ मोदी सरकार झूठे केस लगा देती है। ईडी को कह के, सीबीआई को कह के, इनकम टैक्स को कह के, पुलिस को कह के उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप मोदी जी चला रहे हैं, और मुझे लगता है कि डिक्टेटरशिप का अंत जो है वो बुरा होता है। और मैं तो सलाह भी देना चाहता हूँ सरकार को कि हम जिस सब कॉन्टिनेंटल में हैं उस सब कॉन्टिनेंटल में श्रीलंका का भी आपने हाल देखा, आपने बांग्लादेश का भी हाल देखा, आपने बर्मा का भी देखा, आपने म्यांमार का भी देखा, आपने नेपाल का भी देखा, आपने पाकिस्तान में तो ये हैबिचुअल है, पाकिस्तान में तो होता रहता है कि जब भी आप जनता की आवाज़ को दबाओगे, जब भी आप जनता के अधिकारों को छीनोगे, जब भी आप लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को मारोगे, जब आप लोकतंत्र की हत्या करोगे, जब आप संविधान को नहीं मानोगे, तो इस तरीके के नतीजे सामने आते हैं। तो मोदी जी को और अमित शाह जी को सीखना चाहिए कि देश में आप बहुत समय तक लोगों को नहीं दबा सकते। एक दिन लोगों का गुस्सा बाहर निकलेगा, तो लोगों के गुस्से से बचिए। और आपने वायदा जो करा था, आपने कहा था कि हम गुड गवर्नेंस देंगे, आपने कहा था कि हम अच्छे दिन लेके आएंगे, कहाँ गए? आज तो देश में अच्छे दिन लाने के बजाय जो लोगों के आपने अच्छे दिन थे वो भी खत्म कर दिया। आज हर वक्त तो दुखी, हर वर्ग परेशान है। और भारतीय जनता पार्टी का देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि
देखिए इन लोगों की कथनी और करनी में फर्क है। ये लोग ना तो सच्चे देशभक्त हैं, ना सच्चे राष्ट्रवादी हैं, ना ये ईमानदार है। ये ईमानदारी के नाम का ढोंग करते हैं, राष्ट्रवादिता के नाम का ढोंग करते हैं, देशभक्ति के नाम का ढोंग करते हैं। अभी हमने देखा कि पहलगांव में 28 बेकसूर लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, और मोदी जी इसलिए पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं क्योंकि अमित शाह का लड़का जय शाह चाहता है, क्योंकि जय शाह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष है। जय शाह की जिद है कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए, क्रिकेट मैच खेलना चाहिए। सिर्फ जय शाह को खुश करने के लिए, अमित शाह को खुश करने के लिए आपने देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को आपने दरकिनार कर दिया। देश के 140 करोड़ लोग कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखता, ना हमें कोई खेल संबंध रखने, ना हमें कोई व्यापारिक संबंध रखने, हमें कुछ भी नहीं रखना। पाकिस्तान हमारे लोगों को मार रहा है, हमारे बेकसूर लोगों को मार रहा है, और मोदी जी की सरकार पाकिस्तान के साथ भारतीय क्रिकेट टीम को मैच खिलवा रही है। और इनके इतने बेशरम लोग हैं। अनुराग ठाकुर की मैंने स्टेटमेंट देखी। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि मैच नहीं होगा तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे यहाँ पे आप पैसे कमाने की बात कर रहे हो, आप नुकसान की बात कर रहे हो, आप देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को नहीं देख रहे। आपके अगर मैच नहीं खेलने से अगर 10-20 करोड़ रुपए का बीसीसीआई को नुकसान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। बीसीसीआई तो बहुत बड़ी संस्था है, अरबों खरबों रुपए की संस्था है। बीसीसीआई को छोटी संस्था थोड़ी है। अगर बीसीसीआई को एक मैच नहीं खेलने से अगर 10-15 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, आप उसको जस्टिफाइड करो। एक इनके सांसद है राकेश सिन्हा, संघ के बहुत बड़े नेता हैं, संघ के विचारक हैं। आज एक इवेंट में एक छात्रा ने एक छोटा सा सवाल पूछा कि जी मोदी सरकार कहती थी कि खून और पानी साथ साथ नहीं चलेंगे, लेकिन आप तो क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हो। तो वो इतनी बेशर्मी से, वो राकेश सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद है, जो संघ का बहुत बड़ा नेता अपने आप को बताता है, वो कहता है जी हमने खून और पानी की बात करी थी, क्रिकेट की तो नहीं करी थी, क्रिकेट तुम खेलेंगे। बेशर्मी, बेहूदगी इतनी हो चुकी है। इन लोगों ने देश के साथ धोखा कर रहे हैं, देश के लोगों की भावनाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। कह रहे हैं हम देशभक्त हैं। अरे कैसी देशभक्ति है कि जो पाकिस्तान हमें, हमारे लोगों को मार रहा है, उस पाकिस्तान के साथ मैच खेल लो। पूरी की पूरी सरकार पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी हो गई, सिर्फ इसलिए कि अमित शाह के लड़के को खुश रखना, अमित शाह को खुश रखना है। क्योंकि अमित शाह का लड़का जो है जय शाह, वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है। उसने पाकिस्तान को कहा हुआ है कि हम किसी भी कीमत पे मैच जरूर खेलेंगे। तो अमित शाह के लड़के की बात छोटी ना हो जाए, अमित शाह के बात छोटी ना हो जाए। अमित शाह को खुश करने के लिए, उसके लड़के को खुश करने के लिए 140 करोड़ लोगों की अपने भावनाओं को अनादर कर दिया। एक ये भी चीज़ आ जाती है कि ऐसे और भी कई निर्णय हुए हैं। ये जीएसटी का आ गया, उससे पहले आपका एक और उजागर हुआ जिसमें कहा कि इसमें पेट्रोल का मुद्दा उठा, जिसमें E20 जो था और उसकी जो कंपनियां निकली मेन, वो गडकरी जी की बेटों की निकली, और उसको भी बड़ा चढ़ा कर प्रमोट किया गया था। अब ये क्रिकेट भी, तो ये शहादत जो थी वो भी परे रख दी। तो सर ऐसे निर्णय देश के हित में कितने हैं? और उसके बाद में जब लोग इसके लिए जब अपनी याचिका लेके जाते हैं और वो उनको एक ही उम्मीद रह जाती है बाद में सुप्रीम कोर्ट की, वहां पे इनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है सिरे से कि इसमें कोई इसका कोई निराधार है। देखिए हो क्या रहा है कि देश की सारी संपदाओं पे, देश की सारी चीज़ों पे या तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटों का प्रभुत्व है, या भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो उद्योगपति मित्र हैं उनका प्रभुत्व है। अब जैसे आपने दो चीज़ें बताई, एक चीज़ अभी यूएस ने हमारे पर 50% टैरिफ क्यों लगाया। यूएस ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने रूस से तेल खरीदा, कच्चा तेल हमने बहुत खरीदा, जिसकी वजह से रूस को आर्थिक प्रॉफिट हुआ और रूस ने उस पैसे से यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसलिए हम भारत पे 50% टैरिफ लगा रहे हैं। अब रूस से जो तेल आया, वो तेल किसने खरीदा? वो तेल हिंदुस्तान की कुछ प्राइवेट कंपनीज ने खरीदा, और उसमें से जितना भी तेल आया, वो तेल की जो खरीद हुई, टोटल $120 बिलियन के करीब खरीद हुई।
120 बिलियन डॉलर की जो खरीद तेल की हुई, उसमें से 28 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ने कमाए, एक आदमी को फायदा हुआ। उसका नाम था रिलायंस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी ने 28 बिलियन डॉलर कमाए, लेकिन उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ रही है। कमाए सिर्फ एक आदमी ने, मुकेश अंबानी ने, उसकी कीमत 140 करोड़ लोगों को चुकानी पड़ रही है। तो ये पूरे का पूरे एक नेक्सस है उद्योगपतियों का सरकार के साथ साठगांठ का। जैसे आपने बताया E20 फ्यूल के लिए एक सीमा तय हुई थी कि भी E20 फ्यूल जो है 2030 में इस स्कीम को भारत में लागू किया जाएगा कि E20 का जो आपको तेल खरीदना वो कंपलसरी है। अब E20 को 5 साल पहले क्यों करा गया कि E20 जो फ्यूल आ रहा है उसमें जो इथेनॉल बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं, वो फैक्ट्रीज नितिन गडकरी जी के बेटे चला रहे हैं। वो जो इथेनॉल आ रहा है वो नितिन गडकरी के बेटों की फैक्ट्री से आ रहा है, क्योंकि नितिन गडकरी के बेटे ने फैक्ट्री लगाई हुई है, सरकार ने खरीदा, और डिसीजन कौन लेने वाला? डिसीजन भी नितिन गडकरी लेने वाले हैं, उसका घोषणा भी नितिन गडकरी ने करनी है। तो नितिन गडकरी ने अपने बेटों की फैक्ट्री को चलाने के लिए, अपने बेटों को बड़ा बनाने के लिए, नितिन गडकरी ने जो चीज 5 साल बाद लागू होनी थी उसको 5 साल पहले लागू कर दिया। इसी बीच गडकरी जी का एक मैंने किसी चैनल को देते हुए बयान देखा था, उन्होंने कहा ये विपक्ष के द्वारा एक एजेंडा चलाया जा रहा था, E20 को टारगेट करना था, उन्होंने कर लिया, अब शांत हो गया है। देखिए, देश बहुत समझदार है, देश की जनता भी बहुत समझदार है। देश के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के संसाधनों के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे गडकरी जी का लड़का, जिसकी कंपनी की वैल्यू 50 लाख रुपए होती है, 50 लाख रुपए से 800 करोड़ रुपए की कंपनी, गडकरी जी हमें बता दे फार्मूला, या देश के सब नौजवानों को बता दे कि जो आपने अपने लड़के को फार्मूला बताया था कि 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 800 करोड़ रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। आपके लड़के ने तो कमा लिया, गडकरी जी के लड़के ने। देश के नौजवानों को बता दो कि देश के नौजवान भी इस तरीके से कमा लेंगे। गडकरी जी बता दें, और दूसरा ये बता दें कि गडकरी जी कि भाई देश के लोगों को आप क्यों E20 फ्यूल देना चाह रहे हो, जबरदस्ती क्यों थोपना चाह रहे हो। ऑलरेडी एक प्रोसेस है, एक भारत सरकार की गाइडलाइन है, आप अचानक उस गाइडलाइन को क्यों आपने बदला? 5 साल पहले आपने क्यों बदला कि आपको E20 पेट्रोल लेना कंपलसरी है। अगर आपको E20 पेट्रोल, अगर आपको पेट्रोल पंप पर बेचना था तो आपको उसको कंपलसरी नहीं करना चाहिए था, मैंडेटरी नहीं करना चाहिए था। आपने मैंडेटरी करा कि E20 फ्यूल लेना पड़ेगा। E20 फ्यूल लेने के लिए इथेनॉल कहां से आएगी? इथेनॉल आपके लड़के की कंपनी बना रही है, आपका लड़का भेज रहा है, इसका मतलब आपने लड़के को फायदा पहुंचाया। सीधी सीधी नजर आ रही है। अरे गडकरी जी, देश के लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह मूर्ख थोड़ी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आपकी पार्टी में तो हो सकता है अनपढ़ लोग हों, आपकी पार्टी में कम पढ़े लिखे लोग होंगे जो आपके इस लॉजिक को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन देश के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, देश का नौजवान बहुत समझदार है। और देश के लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे गडकरी साहब हो, राजनाथ सिंह साहब हो, अमित शाह जी हों, तमाम लोग हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए देश की चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करा है, देश के संसाधनों से कंप्रोमाइज़ करा है, और अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए देश की जो पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज करा है। देश को नुकसान हुआ, लेकिन फ़ायदा इनके बच्चों को हुआ, फ़ायदा इनके दोस्तों को हुआ। देश ने सब देखा। देश, बस दिक्कत क्या है कि देश की जनता चुनाव का इंतजार करती है। तो जैसा कि आपने सुना, घनेंद्र भारद्वाज जी ने हर क्वेश्चन का, हर मुद्दे का बड़ी बारीकी से उसको एक्सप्लेन किया, उस पर सवाल भी उठाए कि आखिर ये हो रहा है तो ये कब तक चलेगा, और एक ना एक दिन अब जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। क्या इसको अहिंसा के रास्ते पर लेकिन लेके आना कितना कारगर होगा और कैसे इस पे अमल किया जाएगा, आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।